हाँ जी तमनप्रीत, बोलो बोलो। मैम आपने बोला था ना कि आप डीएनएफ ब्लॉक का कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना था आपने, कि वो हो गया था? हो गया था, याद। वो रिएक्शंस लिखवानी थी, लिखवा दी थी। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। देखो अभी तो तुम्हारा इस वीक कोई टेस्ट नहीं है केमिस्ट्री का, अगले वीक है डीएनएफ लोग का, तो हम एक क्लास ले लेंगे डीएनएफ लोग पे सैटरडे में। एक तो छुट्टी भी आ रही है ना 15 की, और मेरी क्लास तुम लोगों के साथ ही नहीं लगेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, वो तो छुट्टी है तो छुट्टी मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज कह रही थी कि आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म करनी थी कि आप लोगों की मंडे से स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं हम लोग। स्पेशल क्लासेस का क्या मतलब है, क्यों लगा रहे हैं? आपको पता है आपके मेजर टेस्ट में 11th वाला पोर्शन आ रहा है, एंड हम लोगों ने जब जब आप लोगों के मेजर टेस्ट हैं, मतलब जो अपकमिंग 3 मेजर टेस्ट होंगे, उसमें हमने थोड़ा सिलेबस आप लोगों का कम कर दिया है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हो रहा था तो आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनमें। यही सोचकर हम लोगों ने, टीचर्स ने आप लोगों का सिलेबस जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो नेक्स्ट एमटी होगा वो होगा 1 सितंबर को। ठीक है, वही 720 मार्क्स का, एंड आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। जो उसमें केमिस्ट्री के चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब स्पेशल क्लासेस में क्या होगा, आपकी जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो तो चलेंगी, उसके अलावा 5 से 6, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 15 मिनट एक्सटेंड, देखो बेटा, कर सकती हूँ, क्योंकि 1 घंटे में मेरा कुछ पूरा होता नहीं है, मतलब लगा लो मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट, है ना, उतना आपकी चलेगी। एंड उसमें हम आपको वो करवाएंगे, 11th का करवाएंगे। अब उसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें थ्योरी भी होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं क्या कवर करवाऊंगी, मैं आप लोगों को केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करवा दूंगी इफ वी हैव टाइम, अगर हमारी कोई एक क्लास बचेगी, क्योंकि 15th को भी अपनी क्लास है मेरी, मंडे थर्सडे को लगा करेगी, शायद हो सकता है ऑफ आ जाए बीच में, एक छुट्टी आ जाए, तो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको करा दूंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको ऑब्वियसली बात है 14-15 लेक्चर चाहिए, इतने अपन नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं क्रैश कोर्स में कराती हूँ बच्चों को, सेम उसी तरीके से आप लोगों को भी वो चैप्टर मैं कराऊंगी, कंसिडरिंग कि आप लोगों ने कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा 11th में, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। और मुझे जहां तक याद है केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने तो कुछ बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है इसमें से। आयनिक आप लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं केमिकल और आयनिक आप लोगों को कवर कराऊंगी। ठीक है, 2 लेक्चर हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे देंगे, एंड 3 लेक्चर हम किस पे देंगे, आयनिक पे देंगे। क्लियर है सभी को? यस यस ठीक है, तो वो लिंक आप लोगों के ग्रुप में ही जाएगा। क्लासेस का टाइमिंग रहेगा 5 to 6। ठीक है, 5 to 6 रहेगा, तो अकॉर्डिंगली जो है आप लोग अपने आप को थोड़ा फ्री रखिएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरे को बस यही इन्फॉर्म करना था आप लोगों को कि उसमें मैं केमिकल इक्विलिब्रियम कराऊंगी मंडे को। ठीक है, थोड़ा सा इजी भी है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे 3 लेक्चर देंगे। ठीक है मेरा बेटा। हाँ, किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो डिटेल में भी पढ़ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत 11th तो पढ़ के ही आए हो सारे, तो आपको कुछ कुछ तो डेफिनेटली याद ही होगा। तो ठीक है, तो वो कर, मतलब मैं इतना इंश्योर करूंगी कि आप लोगों से जितने भी पिछले 10 साल में नीट में सवाल आया वो सारे के सारे बन जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि अब 14 लेक्चर्स तो मेरा देना पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो फिर आप लोगों के पास डिटेल लेक्चर है। बट हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगी, उसके बाद ही आप लोगों से क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? चलो, यस मैम। आई होप हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए क्लासेस। तो फिर अपन मंडे को एक्स्ट्रा क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। जो बच्चे लेट हो गए हैं थोड़ा सा बेटा टाइम पे आया कीजिए, है ना। ओके, चलो। हाँ, तो बेसिकली आज अपना लेक्चर नंबर 9 रहेगा, आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे, एंड ये आपका एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आइसोमेरिज्म एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब देखो, क्वेश्चन तो वो कहीं से भी दे सकता है एग्जामिनर, उसका मन करता है वो होमोलैप्टिक हिट्रोलैप्टिक पूछ लेता है, उसका मन करता है सीएफटी से पूछ लेता है, बट यहाँ से 3 सवाल बनेंगे, एक वीबीटी में से पक्का बनने वाला है और एक आइसोमेरिज्म से पक्का बनने वाला है। मतलब 2 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कंफर्म गारंटी के साथ बता दिए कि इस टॉपिक से तुम्हारे नीट 2025 में बनेंगे ही बनेंगे।
है ना। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है चीजों को, जो जो मैं बता रही हूँ अपन थोड़ा लेवल अप भी रखेंगे इसका, ताकि नीट में अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम करे एग्जामिनर तो आप लोग वो कर ले। ठीक है मेरा बेटा, करें फिर स्टार्ट? यस मैम। अब ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ना आपने पक्का ऑर्गेनिक में कभी पढ़ी होगी, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे उसकी, हाइड्रोकार्बन की, या मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है मेरा बेटा, देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमर आपने सुना होगा, क्या होता है आइसोमर, कोई मुझे बताएगा? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं हाँ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं सेम होती, जिसमें CH3 का डिफरेंस होता है हर एक मेंबर में। वो होमोलोगस की आप बात कर रही हो? हाँ वो तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है ना। हाँ हाँ है ना। अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा याद है, टूटा फूटा याद है। और बताओ, कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम सेम जानवी आप क्या कह रही हो, बताओ? मैम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यस, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गई मैं। अच्छा जी, और बताओ? और कोई कुछ बताना चाहेगा, बताओ? डिफरेंट लिगेंड। हाँ हाँ बोलो। मैम डिफरेंट लिगेंड। लिगेंड नहीं, नहीं लिगेंड की नहीं, मैं सिंपल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछ रही हूँ तुम लोगों से। चलो, एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए थे ना तुम लोगों के लिए, वही देख रही थी मैं कहाँ गए मेरे। ठीक है, तभी तुमसे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछ रही थी। हाँ, तो बेसिकली बच्चों आइसोमेरिज्म, सबसे पहले ये देखो आइसोमर क्या होता है, ये समझो आप। ठीक है मेरा बेटा, तो आइसोमर ना, वो अभी मैं आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी आएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए आइसोमर होता क्या है। तो आइसोमर बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम, ये पहला कंडीशन होता है आइसोमेरिज्म दिखाने का। कोई भी अगर आपको दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, यही वो बोल रहा है, सेम केमिकल कंपोजिशन मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला। अगर मान लो किसी कंपाउंड में, ऐसी कोई जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मान लो किसी कंपाउंड में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, तो कोई और दो कंपाउंड होगा तो सेम कंपोजिशन होनी चाहिए, कार्बन भी इतने होने चाहिए, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, राइट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी केमिकल फॉर्मूला, और अगर मैं लिखूं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स एंड फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैं बोलूंगी केमिकल कंपोजिशन, या आप बोलो मोलिकुलर फॉर्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यही क्या होता है अपने पास, आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, एटम्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली, देयरफॉर आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट रिएक्टिविटी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देख पा रहे हो यहाँ पे, लाइक कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो सेम केमिकल, ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो ओके। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म कौन से दो टाइप का होता है जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ना है। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म आपका दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यही आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते थे, यही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, ये डिफरेंट है। मतलब उसमें तो आप अलग पढ़ोगे, लाइक उसमें तो आप लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो, किसमें, ऑर्गेनिक में। बट यहाँ पे आप क्या है, अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के देखो कुछ पार्ट्स हैं वो आप लोगों को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो ये वाले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिगेंड, पॉलीमराइजेशन, ये कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। आपको कौन से पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में ये 4 हैं जो आपको करने हैं। क्लियर है?
आपको सारे नहीं करने हैं, ये तो सिर्फ नाम लिख के दे रखे हैं मैंने, अपने को ये पहले 4 पढ़ने हैं, बाकियों से अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, यही आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, बट यहाँ कुछ डिफरेंट पढ़ोगे, वहां कुछ डिफरेंट पढ़ोगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। आइसोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, ठीक है, एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है, तो वो सब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज होगा, इस तरीके से होगा, ये सारा हम पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, 3D में। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ये आपके नोट्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये क्या होते हैं, आइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये है बुकिश लैंग्वेज, सिंपल, इतना ध्यान रखो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, आपको स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है जी, करें, ठीक है। और स्ट्रक्चर आप खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, स्ट्रक्चर किस वजह से अलग होगा, कनेक्टिविटी, कनेक्शन, जो आपका बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड के बीच में, उसमें डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पहला आप हेडिंग डालो अपनी उसमें नोटबुक में, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जल्दी से डालिए सारे बच्चे। चले, चलो, यस ओके। देखो, सबसे पहले देखो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो बुरी तरह फंसोगे, पहले सुन लो, जो जो मैं चीजें बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट वो लिखते जाना, थ्योरी से लेना देना नहीं है। मैं सब में बोलूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी आप पढ़ लोगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, तो इसलिए समझ से जाओ क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन ही तभी आप लोग लगा पाएंगे। तो देखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से क्या पता चल रहा है, पहली चीज तो मैम आइसोमेरिज्म का मतलब आपने हमें क्लियर कर दिया कि जो भी दो कंपाउंड्स होंगे हमें ये चेक करना है कि उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है या नहीं है। लेट्स से ये दोनों एग्जांपल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दोनों कंपाउंड्स है, आप देखिए क्या यहाँ पे कोबाल्ट 1 है, यहाँ पे भी एक ही कोबाल्ट है, 5 अमोनिया 5 अमोनिया, एक सल्फेट एक ब्रोमीन, सेम है ना, यानी कि इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, और इनका जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो आप निकाल सकते हो। अगर मैम यहाँ पे मान लो कोबाल्ट की जगह क्रोमियम आ जाएगा, फिर क्या आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे क्या, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तुम कोबाल्ट का कितना लोगे, आप कोबाल्ट का अलग मास लोगे, क्रोमियम का अलग लोगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर जो उसका फॉर्मूला है वही चेंज कर दोगे, तो फिर खत्म काम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब किससे आ रहा है, आयन से आ रहा है, तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, इन दीज आइसोमर देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, यानी कि कहने का क्या मतलब है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा, इसमें क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, कहां से, अंदर बाहर, अंदर बाहर कहां से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में क्या होगा, लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है। और लिगेंड्स कौन से होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, आयंस, आयंस होने चाहिए, या मैं बोलूं नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब है आपका आयनाइजेशन का। जैसे कि मेरा बेटा इधर ध्यान से देखो, जो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आपके पास ये दो कंपाउंड हैं, देख रहे हो, ये दोनों आपस में क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिख लो, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लिखो एक पॉइंट लिखो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम, लिखो, बच्चों को ये ध्यान ही नहीं रहता, केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम, लिख लिया। दूसरा लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहना चाहिए, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा बेटा, सेंट्रल मेटल,
ठीक है। उसके अलावा लिखो ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम शुड बी सेम, वो भी सेम रहनी चाहिए दो कंपाउंड जब आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखना। इधर आओ, अगर मैं इन दो कंपाउंड्स की बात करूं, पहला चीज मुझे बताओ, केमिकल फॉर्मूला सेम है? यस मैम। चीज आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है, 5 और 1 6 इसका होगा और इसका भी 6 होगा। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? हाँ मैम, यहाँ पे भी +3 है कोबाल्ट और यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 है, यानी कि यू कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू। यहाँ पे हम आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रोमीन था और बाहर सल्फेट था। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर अब क्या हो गया, ब्रोमीन, और अंदर क्या हो गया है आपका सल्फेट। तो आयंस का क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। किसके बीच में एक्सचेंज हुआ? बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा, जो ब्रैकेट के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कोऑर्डिनेशन उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को पानी में डालोगे, क्या आपको अलग अलग आयंस मिलेंगे, हाँ या ना? यस मैम। क्योंकि आपको पता है पानी में ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन पानी में जब आप डालोगे, यहाँ पे सल्फेट आयंस आपको मिलेंगे। जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेंगे, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयंस मिलेंगे। यानी कि जब आप इन दोनों को पानी में डालोगे तो आपको अलग अलग आयंस मिलेंगे। अब दोनों अगर अलग अलग आयंस मिल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इस केस में आप सल्फेट का टेस्ट लगा सकते हैं, इस केस में आप ब्रोमाइड के लिए टेस्ट लगा सकते हैं। Are you getting my point? So these type of isomers are called ionization isomerism, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब पानी में डालने के बाद अलग अलग आयंस आपको मिलते हैं। आई होप डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुई होगी। यस मैम। अब आपको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी से वैसे बाहर तो नहीं आएगा, जितने मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा बेटा, मैंने कहा था ना अभी, आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, जैसे कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बेलिंग पॉइंट हो गया। जैसे देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका रेड वायलेट कलर का होता है और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका रेड कलर का। ठीक है, कैसे होगा, इधर देखो मेरा बेटा, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर मान लो मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं मेरा बेटा इसको मैं पानी में डाल दूं, तो पानी में डालने के बाद मुझे एक तो ये मिलेगा और मुझे सल्फेट आयंस मिलेंगे, हाँ या ना? यस मैम। मेरे को सल्फेट आयंस मिले, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ, मान लेते हैं आपको नहीं पता आपके सैंपल में सल्फेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मैंने एक सैंपल दिया, आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो, मान लेते हैं उसके साथ करा रहे हो BaCl2 के साथ और AgNO3 के साथ भी करा रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आपने एक सैंपल लिया, आपने उस स्पैचुला से उसको लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, थोड़ा सा पानी मिलाया, शेक किया, उसमें ऊपर से आपने डाला बेरियम क्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपके सैंपल में सल्फेट प्रेजेंट हुआ तो वो आपको क्या देगा, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और अगर तुम सेम वही काम AgNO3 के साथ कराओगे तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन, और जो बोर्ड्स में भी बहुत आता है, एंट्रेंस में भी जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया मेरे बच्चों को? वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो बेरियम क्लोराइड के साथ तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे बेरियम सल्फेट के, अगर आप AgNO3 के साथ कराते हो तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट है एज अ आयनाइजेशन स्फीयर, यानी कि काउंटर आयन आपका क्या रहा होगा, सल्फेट आयन रहा होगा। क्लियर है? यस मैम। मैम ये याद रखना है, ये इस ना वो आपको देंगे, वो आपको कॉम्प्लेक्स देंगे, बट हाँ ये याद रखना है कि बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है, 2 बार आ गया क्या? हाँ 2 बार आ गया। ये देखो, अगर मान लो बेटा आपके पास ये कंपाउंड है ना, देख रहे हो,
तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो एक तो ये मिलने वाला है ना, यस मैम। ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख लो +1 और इसको लगा लो Br नेगेटिव, क्योंकि एक ही Br है ना, तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने डाला पानी में, आपको ब्रोमीन आयन मिल गए एज अ काउंटर आयन। तो जब आप इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ कराओगे और आप किसके साथ कराओगे, AgNO3 के साथ। मैंने आपको बताया था Ag लव्स हैलोजन। तो अगर Ag कहीं, अगर आप Ag के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, उसको Br दिख गया, अगर आपके सैंपल में हुआ, तो वो क्या बना लेगा, AgBr। और ये किसके कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, पेल येलो। और अगर आप सेम बेरियम क्लोराइड के साथ कराओगे तो नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपका काउंटर आयन में क्या होगा, Br नेगेटिव प्रेजेंट होगा। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है, वो बोलेंगे एक एक्स कंपाउंड है, AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो हमें पेल येलो पीपीटी मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ करके वो पूछेंगे बताओ इसमें से फॉर्मूला कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है AgBr के पेल येलो पीपीटी होते हैं, AgCl के व्हाइट पीपीटी होते हैं, मैं लिखवा देती हूँ आपको, और AgI के होते हैं डार्क येलो पीपीटी। ठीक है जी, ध्यान रखना, काम आएगा ऑर्गेनिक में भी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है इतना, आई होप क्लियर हो। यस मैम। आ गए बेटा, बहुत लेट हो आज, सारे लेट हो, सारे। ठीक है, अब ये है कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो नहीं दिए हुए हैं वो भी मैंने लिख दिया। रानी जी क्या कर रही हो, ध्यान रखो बेटा। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आपको दिख रहा है यहाँ पे, इधर आओ, समझ के चलना। क्या किया देखो, क्लोरीन का एक्सचेंज करवाया सल्फेट से। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, कहीं पता चले अब मैम अमोनिया भी करवा सकते हैं क्या, किसका चेंज करवाना है, आयंस का एक्सचेंज करवाना है। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कोई एक्सचेंज करा रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज हो गई, ऐसा कुछ मत करा देना। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे NO3 और सल्फेट देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या NO3 और सल्फेट का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, NO3। अब इधर आओ, अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये भी बोल सकते हो मैम सल्फेट तो वो भी शो करता है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, याद है, सल्फेट इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। लेकिन मेरा बेटा ध्यान से देखना, ये आपका कोबाल्ट है, पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि नाइट्रेट मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है। तो जब आप सल्फेट का एक्सचेंज करा रहे हो, आप ये मत सोच रहे हो मैम अगर ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा फिर तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका 7 कर दिया। तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही रहेगा। इट मींस इस वाले कंपाउंड में आपका सल्फेट जो है एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड बिहेव कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय। यस मैम। ठीक है, तो मैम मुझे कैसे पता लगेगा? क्यों नहीं पता चलेगा बेटा, कोबाल्ट जब +3 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है ना। यस मैम। तो ये ध्यान रखना ना अपने अपने को। यहाँ पे देखो क्लोरीन ने ब्रोमीन को क्या किया, आयनाइज ने एक्सचेंज। देखो ना यहाँ पे Cl2 था अंदर, अब क्या है Br2 है। ठीक है, इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख दूं, देखना ठीक है क्या, क्या ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल होगा। ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगा के, ऐसे मत बोलना कि हाँ मैम नहीं होगा। ध्यान से देखो, हो सकता है ये, बस ये देख लो क्या मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज किया, नो मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की, नो मैम। सब बहुत है। तो यस, ये भी आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। अगर मान लो ये दे रखा होता, ये दे रखा होता, यस दीज आर द एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। वैसे एग्जामिनर सिंपल पूछता है, ज्यादा मुश्किल पूछता नहीं है, बट अपन अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो NO2 है, यहाँ पे HCN है। अब इन्होंने क्या किया, NO2 को क्या कर गए, बाहर ले गए और HCN को अंदर ले गए। तो एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें उन्होंने क्या किया, Cl को बाहर ले गए, कर सकते हैं ना,
Cl को बाहर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही है, देख लो, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सब में कोबाल्ट की सेम है। तो यस, दीज ऑल आर एग्जांपल्स फॉर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? केमिकल फॉर्मूला सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम विल रिमेन सेम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो खत्म है काम। ठीक है जी, चलो आगे हम चलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में। सेकंड टाइप का आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वाटर है ना, वाटर। आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होगा? सेम होगा, सेम। अच्छा, लेकिन किसका एक्सचेंज होगा अब? हाइड्रेट, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये भी दिखने में बड़ा सिंपल है, इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जैसे कि ये वाला बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पेपर में पूछा जाता है, वो मैंने ले लिया है यहाँ पे। फिर वो देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको सीधा ये दे देगा और ये पूछेगा बताओ भाई कितने आइसोमेरिक फॉर्म इसके बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके होंगे। तो देखो अब है CrCl3.6H2। पहली बात तो इसमें मेरा बेटा ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, कैटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट शुड बी प्रेजेंट। समझ रहे हो? कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये मैंने इसमें भी कराया था, ये देखो यहाँ पे भी कैटाइनिक एनाइनिक, तो दोनों पार्ट प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है आइसोमेरिज्म करते वक्त, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो इसके कितने पॉसिबल है? 3 आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल है जिसमें आपने क्या किया मेरा बेटा, 6 वाटर अंदर ले रखे हैं, 3 Cl बाहर ले रखे हैं, ये वॉयलेट कलर का होता है। मैम कलर याद रखना, नहीं याद करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, 5 वाटर अंदर ही रखे, 1 वाटर आपने बाहर ले लिया। तो अगर 1 वाटर आपने बाहर ले लिया और 1 Cl को क्या कर लिया तुमने, अंदर ले लिया। फिर क्या किया तुमने, 4 वाटर रख लिया अंदर और 2 वाटर बाहर निकाले। तो आप देख रहे हो वाटर का एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में, देख रहे हो? तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसके कितने आइसोमेरिक फॉर्म बन रही है, जल्दी बताओ? 3। मुझे ये बताओ क्या ये हो सकती है क्या? बताओ No, क्या ma'am. ये? यस No, ma'am. यस सोच लो, No, सोच लो, होगा धीमे धीमे आवाज नहीं आनी चाहिए होगा पूरी। मैम। no, मैम नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा तमनप्रीत? मैम आपने तो बताया कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट दोनों होना चाहिए, वाटर तो न्यूट्रल होता है तो बाहर Very तो good, ना शाबाश। हो ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई अनायनिक पार्ट है ही नहीं, कैटाइनिक एनायनिक पार्ट है नहीं, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है? दिस इज नॉट एन एग्जांपल फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ऐसे ही फंसाएगा एग्जामिनर, तुम्हें फंसना नहीं है, इसीलिए रट्टा नहीं मारना है मेरा बेटा, समझना है चीजों को, ठीक है? एनसीईआरटी ये चीजें नहीं लिखती है। चलो आगे, यस मैम। चलो उसके बाद ये तो तुम लोगों को पता ही है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। अगर मान लो ये तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, अगर आप इनकी रिएक्शन बेटा सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हो और आप इनकी रिएक्शन क्या कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो, तुम लोगों को मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो पानी को निकाल लेता है, ठीक है? एक बार बताओ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन उसके साथ कराती हूँ H2SO4 के साथ, क्या यहाँ पे मुझे वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ H2SO4 के साथ, तो मुझे मिलेगा क्या पानी? हाँ, मुझे 1 मोल ऑफ वाटर मिलेगा पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स है तो मुझे 1 वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और अगर मान लो इसकी रिएक्शन कराती हूँ मैं H2SO4 के साथ, तो आपको कितने मिलेंगे? 2 मोल ऑफ वाटर मिलेंगे पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये थोड़ा आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है जी? ये तो मैंने आप लोगों को वर्नर थ्योरी में बताया था, याद आ रहा है? इधर देखो, ऐसे मिल रहा था ना आपको 3:1। यस मैम। तो ये यस मैम। ठीक है, कौन से मोलर रेशियो में मिलेगा? चलो यस मैम।
अब ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के। दो ही एग्जांपल है, देखो क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही है। इधर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अब इस वाटर को इन्होंने क्या कर दिया, बाहर भगा दिया और एक Cl को अंदर ले आए। देख पा रहे हो मेरा बेटा? तो दिस इज एग्जांपल फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक वाटर को बाहर भगा दिया, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, नाइट्रेट को इन्होंने बाहर नहीं लगाया क्या, यहाँ पे नाइट्रेट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि कैटायनिक एनायनिक पार्ट होना चाहिए ना मेरा बेटा। ठीक है, ये इस तरीके से है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज कर दिया भाई, एक मिनट। यहाँ पे इन्होंने 7 कर दिया ना कोऑर्डिनेशन नंबर। यस मैम। 7 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 करो बस। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर मत चेंज कर देना आप लोग। चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, देखो पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा। देख रहे हो, वो बोल रहा है कि इन सम लिगेंड्स लाइक एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, याद करो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या हुआ करते थे, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है, जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम है लेकिन एक टाइम पे एक ही देता है। थम्स अप करना जिसको ये चीजें याद है, नहीं याद है तो एक बार चाटा लगाओ, मुंह धो के आओ और याद करो, नहीं याद है तो होना चाहिए आप लोगों को मेरा बेटा। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। लिंकेज मतलब क्या है, डिफरेंट लिंकेज होगी ना, जैसे मान लो NO2 नेगेटिव है, अगर ये N से मेटल जो है कनेक्टेड है तो वो नाइट्राइटो N बोलते थे। अगर मैं बोलती थी कि ऑक्सीजन से लिंक्ड है तो हम क्या बोलते थे, नाइट्राइटो O बोलते थे। तो ये दोनों, अगर मान लो ये दोनों एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे ONO है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है मेटल और यहाँ पे ऑक्सीजन से है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गए। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ठीक है, इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, HCN नेगेटिव हो सकता है ना, साइनाइड हो सकता है, आइसो अगर N से कनेक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताइए क्या नाइट्रेट हो सकता है क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड, सोच लो, मुझे तुम लोग ही बताओ, क्या H2O3 हो सकता है क्या, और मुझे ये भी बताओ SO3 हो सकता है क्या, बताओ बताओ सोच के बताओ, हो सकते हैं नहीं हो सकते। सल्फेट आयन बताओ हो सकता है या नहीं, आप लोगों को मुझे बताना है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो है, ये तो है। सोचो, NO3 नेगेटिव हो सकता है क्या एम्बिडेंटेड, देखना क्या इसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट है क्या, यस। कहाँ है, नहीं नहीं है। एक ऑक्सीजन, मान तुम लोग दिमाग चलाओगे मैं ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, अरे भाई नाइट्रोजन कहाँ से देगा, उसके पास है देने के लिए, सारे तो उसने 5 यूज कर लिए, तो ये एम्बिडेंटेट नहीं है। क्लियर है ये, मैं वही कहती हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, इसका मतलब ये है आप लोग घर पे खुद NCERT नहीं उठा रहे हैं आप लोग, अरे भाई खुद भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे कराने से, मैं तो चलो करा के जा रही हूँ, आप लोग खुद घर पे कितना एफर्ट मार रहे हो भाई, ये भी तो देखो ना। आप लोग पढ़ा करो, थोड़ा सा NCERT रीडिंग लिया करो, तभी आएंगे सामने चीजें, वरना हिडन ही रह जाएंगी ये चीजें। अब मुझे ये बताओ सल्फेट आयन है हो सकता है क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड, सोच के बताओ चलो।
जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना हो। No, रमनप्रीत नहीं बताएगी, ma'am. बाकी बताओ। नहीं है रानी भाई, ओम मैम क्योंकि ये एम्बिडेंट इंटेलिजेंस तो नहीं है ना। नहीं है, श्योर? क्यों नहीं है एम्बिडेंटेड, क्या खराबी है इसमें? अरे बताओ जानवी, है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड सल्फेटाइन? भूमिका, अनुशिका, बताओ। ए भाई, एम्बिडेंटेट में दो डिफरेंट डोनर एटम होने, जब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है, एक तो ऑक्सीजन है मान लिया, सल्फर है क्या? सल्फर के पास है देने के लिए कुछ? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो बोर्ड बनाने में यूज हो गए, तो नहीं देगा सल्फर, तो ये भी नहीं है, समझे? यस इसलिए कहते हैं सेल्फ स्टडीज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, SO3 2 नेगेटिव देखो, बताओ भाई, होगा? एक तो यस तेज ही बोलो, मेरे को आप लोगों की आवाज ही नहीं आती, अंदर ही दबा देते हो तुम लोग अपनी आवाज। मोनिका मैम होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, एम्बिडेंट मैम, बिकॉज यहाँ पे है ना सल्फर, हाँ, मतलब सल्फर पे एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो होगा। ठीक है, होगा। H2O3 नेगेटिव, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, बताओ होगा? नो नो मैम। हाँ, बस एक ने नो मैम बोले, बाकी सारे पीछे चलोगे नो मैम। बाय नो मैम। अरे एक तो ऑक्सीजन है, इस सल्फर के पास नहीं है लोन पेयर, है मैम है। फिर पूरा क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? अब तो है मैम, अब तो होंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। एक बच्चा बोलता है नो मैम, तो सारे उसके पीछे बोल देते हैं, खुद खुद सोचते ही नहीं हो। वो कहेंगे आप भाई कुएं में कूदते हैं, वहां पे मिलेंगे हमें हीरे मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे, कूद जाओगे सारे पीछे, बेशक वहां पे गोबर भी ना मिले, है मतलब कुछ भी है। चलो, हो जाएगा अब ये। यस ओके, मैम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के, ठीक है? और जिसको कुछ पूछ रहे हैं तो हैंड रेस करो, बीच बीच में कुछ समझ में ही नहीं आती, कोई अपने अंदर ही दबा देता है बात, आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं पाती, कुछ पूछना तो हैंड रेस करो। इधर देखो, यहाँ पे SCN है, यहाँ पे NCS है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ONO है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर लिंकेज। यहाँ पे SCN है, यहाँ पे NCS। सबसे इजी होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, मैं बता रही हूँ, सबसे इजी होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे NCO है क्या एम्बिडेंटेड, तो हम तुम बोलोगे होगा, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन से वो अटैच होता है, एक बार नाइट्रोजन से हो सकता है, तो ये भी एम्बिडेंटेड है। नो डाउट आपके NCERT में वही दे रखे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाए हैं मैंने, बट इसके अलावा ये भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलो, ये क्या है? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे। फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स, बताओ भाई कितने बनेंगे? सोचो, सोचो भाई, सिद्रा, जानवी, अंकिता, अक्षरा, संचिता, ओम। ओम यू आर नॉट एक्टिव बेटा। ऋषभ, अक्षय, महेश, प्रखर है ना? हाँ प्रखर है, काजल, काजल भी है, काजल बिष्ट, काजल ठीक हो? यस मैम। पक्का? चलो फिर काजल बताइए। सोचो ना, तुम लोग इस चीज से मत डरा करो कि आंसर क्या होगा, आंसर तो क्या ही होगा बच्चे, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा और क्या होगा, बताओ।
1 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से मेरे को बताओ। जानवी का हो गया, अक्षरा का हो गया, पूर्वा का हो गया, मोनिका मैम नहीं आ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो नहीं मैम, समझ में तो आ रहा है लेकिन इसका नहीं बनिए, मतलब। कुछ तो बनाओ। आपसे पूछे कितने लिंकेज आइसोमेरिक पॉसिबल है, बनाओ। कितनी बार वो सी से कनेक्टेड होगा, कितनी बार एन से कनेक्टेड होगा, बनाओ। यस मैम। हम्म चलो, हाँ मेरे को बताएगी पूर्वा। मैम 2 होंगे, एक बार कार्बन से, एक बार नाइट्रोजन से। ना, देखो इनको तो करने का तरीका क्या होता है ना, इधर आओ, कभी नहीं जिंदगी में भूलोगे, आओ। देख, आपको पता है साइनाइड इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो एक बार हो सकता है वो मतलब किसी में वो कार्बन से कनेक्टेड हो, किसी में नाइट्रोजन में हो। मुझे ये बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है जिसमें कार्बन से कनेक्ट होगा? 4, 4 बार हो सकता है, बिकॉज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। यस मैम। अगर 4 बार कार्बन से अटैच है तो नाइट्रोजन से एक भी नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन से 4 बार होगा तो एक बार भी नहीं होगा इससे। अगर 2 बार कार्बन है तो 2 फिर नाइट्रोजन से होंगे, राइट। अगर 3 कार्बन से है तो 1 नाइट्रोजन से होगा, अगर 1 कार्बन से है तो 2, और सॉरी 3 किससे होंगे? नाइट्रोजन। तो कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेंगे। मैं 2 बना के दिखा देती हूँ। जैसे देखो, प्लेटिनम है, स्क्वायर प्लानर होगा, तो एक बार तुमने चारों किससे दिखा दिए? जहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है। एक बार तुमने किससे दिखा दिए? जब चारों में नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। समझ में आ गया क्या बोल रही थी मैं? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी 5 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 5 लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेंगे। क्लियर है? यस यस मैम। थम्स अप। जल्दी से शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। दीक्षा, अक्षरा, मोनिका, वेरी गुड। रानी, ओम, शाबाश। जानवी, सिद्रा, अपूर्वा, काजल, बहुत ही बढ़िया। अनुशिका, ओके। प्रखर, बाकी बच्चों ने नहीं दे रहे हो, जल्दी बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो भाई, भूमिका आप हो क्लास में? भूमिका, संचिता, ऋषभ, क्या आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? महेश, क्या कर रहा है भाई? हाँ बस झूठे थम्स अप भेजते रहो तुम लोग मेरे को। इसके बताओ, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी करके बताओ। एंड मैं देखो, आई हैव रियलाइज्ड कि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। आप लोगों का फिजिक्स का सिलेबस तो वैसे भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है खत्म ही है, थोड़े से चैप्टर रह गए, तो ये लगा लो अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सेम बायो में भी सिर्फ एक केमिस्ट्री का सिलेबस है जो दिसंबर तक जा रहा है। रीजन, मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो अपने को दिसंबर मिड वीक तक, मतलब 15 दिसंबर तक अपा को खत्म करना है सिलेबस। समझ में आ गई सबको? तो मैं बहुत स्लो नहीं पढ़ाऊंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास के बाद रुकना आप। तो अगर आप नहीं रुक रहे हो क्लास के बाद, मान लो अगर नहीं रुक रहे हो, तो मैं यही समझूंगी समझ में आ गया, ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। इतनी जल्दी बन गए? गलत आया होगा जहां तक मेरे को लग रहा है आंसर। इतनी जल्दी कैसे बना दिए तुम लोगों ने? कितने बना के बैठ गए? 2 3 4? 6। हाँ 6 बनाया मोनिका ने। और बताओ 6 से ज्यादा किसी के बने हैं क्या? कितने बन रहे हैं? जानवी, काजल, अंकिता, कितने बन रहे हैं? मैम 3। ले, 3 बन रहे हैं। और बताओ? मैम मेरे भी 3। ले, 600। 6। और बताओ? जानवी, मैम बना रही हो? यस मैम। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। और बताओ, और कौन है यहाँ पे? अंकिता,
अक्षरा, दीक्षा, अपूर्वा, अपूर्वा का तो 6 बदला है। 3 बन भाई तुम लोग बना रहे हो। महेश 8 बनेंगे। अच्छा, महेश इज वेरी क्लोज टू द आंसर। इसका आंसर 9 होंगे। हाँ 9 तो नहीं होंगे। हाँ 9 होंगे। नहीं था मैंने तो एक तो। बन गए 9 बन गए मोनिका। यस मैम। हाँ अब ये मोनिका ही बना के भेजेगी डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क गिनते जाना। आज मैं आपको अलग से असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, इसमें ही बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आज वही करने हैं बस तुम्हें। तो पहला होमवर्क है, इसके बना के देखोगे 9 बनेंगे। क्लियर है? क्योंकि आप देखो ना मेरा बेटा, ये भी एम्बिडेंटेट है, ये भी एम्बिडेंटेट है, तो नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म में ज्यादा बनेंगे ना। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ये भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें ना लिगेंड का एक्सचेंज होता है कैटायन और अनायन एंटाइटीज के बीच में। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा ये कंपाउंड है, इसमें भी पहली बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मेटल की, विल रिमेन सेम। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया, यहाँ पे क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया आ गए और कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड चले गए। देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया ना, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया ना अलग अलग कोऑर्डिनेशन पेयर में। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि इसका मैम यही पॉसिबल, और भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो भी तुम कर रहे हो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो सेम रहेगी। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बोल रहे हो, एक बार बताओ। यहाँ पे अगर कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहनी चाहिए, +3। और अगर ये +3 है तो ये -3। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो अगर ये +3 है तो ये फिर -3 होगा। अब चेक करो, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, यहाँ पे भी देखो कोबाल्ट +3 में, बेशक निकाल के देख लो। यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे भी क्रोमियम +3 में। तो देख रहे हो, जब आपने ये काम करवाया, लिगेंड का एक्सचेंज कराया बिटवीन कैटायन और आयन एंटाइटीज में, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई है, चेंज नहीं हुई। पहले भी कोबाल्ट पे +3 था, एक्सचेंज कराने पे तो तब भी क्या रही है, +3 ही रही है। क्लियर है? यस मैम। और वैसे भी मैंने आपको शायद बताया भी होता, कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 में मिलेगी, +3 में मिलेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो आपने देखा होगा उसका कोबाल्ट जो है वो +3 में ही रहता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इधर आओ, अब ये वाले एग्जाम्पल्स देखो, ध्यान से देखेंगे इन वाले एग्जाम्पल्स को। देखो मेरा बेटा, पहला एग्जाम्पल है ये वाला, ध्यान से देखो। कोबाल्ट के साथ क्या लगा हुआ है, 6 अमोनिया, प्लेटिनम के साथ 4 क्लोराइड लगे हुए हैं। अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 रहना चाहिए। NH3 तो न्यूट्रल है, तो मतलब इस पे कितना रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, +3। अगर इस पे +3 है तो ये -3 रहेगा। फिर मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखो, अगर मान लो तुम -3 ले रहे हो तो प्लेटिनम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 हो गई। क्या प्लेटिनम +1 में होता है? नहीं होता। यानी कि मैम यहाँ पे कोबाल्ट +2 में रहा होगा, क्योंकि कोबाल्ट +2 या +3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है उसमें। तो यहाँ पे यानी कि +2 है या -2, क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेटिनम +2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, अगर प्लेटिनम +4 में है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। यहाँ पे वो चीजें बहुत काम आ रही है तुम लोग। देख पा रहे हो मेरा बेटा, देख पा रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम वो उधर तो कॉपर लिखा हुआ है। हाँ ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दे रही हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, इसका दूसरा कैसे बन सकता है, ध्यान रखना। कोबाल्ट शुड बी इन +3।
अगर आप चेंज करा रहे हो, लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हो, तो कोबाल्ट +3 में ही रहना चाहिए, सॉरी +2 में ही रहना चाहिए, और प्लेटिनम भी +2 में ही रहना चाहिए। क्लियर है? चलो क्या कर सकते हैं फिर, देखो इसमें मैं ऐसे कर सकती हूँ, अगर मुझे प्लेटिनम भी +2 में चाहिए और कोबाल्ट भी अगर मुझे +2 में चाहिए, तो लिगेंड का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। मैं नीचे लिख रही हूँ। तो कोबाल्ट अगर +2 में रहना चाहिए तो क्या करूं, यहाँ पे अमोनिया में कितने ले लूं, अमोनिया में 2 ले लेती हूँ और 4 क्लोरीन ले लेती हूँ। तो अगर मैं X-4 करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -2। देख रहे हो? तो मेरा कोबाल्ट +2 में ही रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 क्लोरीन ले लिए, 2 अमोनिया रखे, तो बाकी जो 4 अमोनिया वो किसके साथ लग जाएंगे फिर, प्लेटिनम के साथ, और ये +2 हो जाएगा फिर। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो इस तरीके के आपके डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे देखो कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट के साथ NH3 6 है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCN ये भी 6 है। अब क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट किसमें है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, या तो +2 में होगा या +3 में होगा। यहाँ पे भी देखो क्रोमियम 6 है, तो अब क्या करें, यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है ये +3 में रहेगा, ये -3 में रहेगा। बोलो क्या कहते हो? यस। और अगर तुम +2 -2 ले लोगे तो क्रोमियम यहाँ पे +4 बन जाएगा, जबकि क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप देखोगे तो जनरली वो क्रोमियम +3 में ही होता है। ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरीके से आइडिया होना चाहिए। यानी कि अब जो भी तुम लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे, एक बात ध्यान रखना कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहनी चाहिए और क्रोमियम की भी क्या रहनी चाहिए, +3 रहनी चाहिए। करा के देखो, जैसे तुमने ये बना दिया, बन सकता है ये, हाँ मैम बन सकता है। क्रोमियम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कितना होगा, -2 X-2, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, देखो -1 होगा, यस -1 +1 हाँ, -1 तो नहीं हो सकता, +1 +1 शाबाश। और यहाँ पे -1, क्योंकि पहले आप कैटायन वाला लिखते हैं फिर एनायन वाला। देखो तुम ही बताया, तुमने ही बताया, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, यस मैम। आगे देखो, अब ये निहारो, क्या ये ठीक है मैम, जल्दी से मुझे बताओ क्या ठीक है। देखो तुमने ही बताया मेरे को, मैंने तो कुछ नहीं बताया। चलो ये वाला देखो, नजर मारो, तीसरा वाला ठीक है। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम जैसे भी घुमाओ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहनी चाहिए। अभी मैं इनका तरीका भी बताती हूँ, इन क्वेश्चन को कैसे करना है। मेरे पास एक ट्रिक है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की, पहले तुम समझ लो कॉन्सेप्ट। प्लेटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है, वेरी गुड महेश, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, देख रहे हो महेश की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो रही है 2-3 दिन से। तो यानी कि +2 में रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो ये -2, बिकॉज पहले कैटायनिक लिखते हैं ना, फिर एनायनिक लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करूं फिर, मैम प्लेटिनम इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4+2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है फिर तो, नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है ना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला लिया हुआ है, एक 4 वाला लिया हुआ है। तो ध्यान रखना, ठीक तो है, एक में 4 है, एक में 6 है, मतलब प्लेटिनम एक में 4 होगा, 6 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब प्लेटिनम 6 में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है, तो उसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा, -2, यहाँ पे कितना होगा, +2। देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ना +4 आएगा, और यहाँ पे +2। इस तरीके से करनी है। चेंज करवाओ, लिगेंड का एक्सचेंज कराओ, बट एक्सचेंज इस तरीके से कराओ कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, तुम फिर कर लोगे। इसका एक तरीका बताऊं, ये तो समझ में आ गया, आई होप एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ।
जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप करो हाँ या ना, फिर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कि हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आपको ये देखने भी नहीं, मतलब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको मैं एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता दूंगी, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, बस तुम्हें ये देखना है कॉपर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम के साथ भी Cl4 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो प्लेटिनम +2 में होता है, यानी कि यहाँ पे +2 रहा होगा, यहाँ पे -2 रहा होगा, बता दो बस। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, +2 लिखो -2 लिखो इस तरीके से। अब एक बार -2 इसको कर दो, +2 इसको कर दो। एक बार क्या करो, इससे थोड़ा नीचे में जाना है, +2 के बाद जैसे क्या आता है 1 आता है ना, एक बार +1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो, +1 कर दो। ये क्या बोल रही हूँ मैं, +2 -2 जो आपके कोऑर्डिनेशन पे स्फीयर पे चार्ज है। ठीक है, एक बार ये बनेगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो आपके कितने बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर? चलो 4 बना के देखना बन रहे हैं, बनाओ सारे बच्चे, फिर मैं बना के दिखाती हूँ कौन कौन से हैं। फिर ये वाला आप होमवर्क में, अच्छा एक होमवर्क में मैंने डाल दिया, ठीक है पहले ही करो, देखो बन रहे हैं क्या, फिर आप क्या करेंगे आगे चलेंगे, फिर मैं भी बना के दिखाऊंगी। पहले आप खुद करके देखो बन रहे हैं क्या, करके देखो मेरा बेटा। ध्यान रखना कॉपर शुड बी इन +2, प्लेटिनम शुड बी इन +2। घुमाओ लिगेंड्स को, घुमाओ, बन रहे हैं क्या 4? बनाओ बनाओ जी, बनाओ, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जानवी सित्रा बन रहे हैं क्या? अंकिता, काजल, गिव मी थम्स अप अगर बन रहे हैं तो। जानवी अंकिता है क्या क्लास में? जानवी अंकिता नहीं बन रहे हैं क्या? जानवी नहीं बन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही जानवी, मैम क्यों, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मैम लिगेंड को कैसे चेंज करते हैं? लिगेंड को कैसे करोगे? अगर करो इस हिसाब से करना है कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो। मैं करवाऊं क्या? देखो देखिए, पहला बनाती हूँ, एक तो यही बन गया है ना। अब मैं क्या ले रही हूँ, एक कॉपर वाला लूंगी, ठीक है, जिसमें उसके ऊपर -2 आएगा, और एक प्लेटिनम वाला लूंगी जिसके ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा। अब तुम सोचो किस तरीके से मैं लिगेंड को एक्सचेंज कराऊं कि मेरा कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं एक बार देखो, कितने Cl लिखूं यहाँ पे, 1 लिखूं क्या, यस मैम। या 2 लिखूं, या 4 लिखूं, बताओ? 4 4। और यहाँ पे क्या लिखूं फिर, प्लेटिनम 4, बताओ नहीं बना क्या? बन गया। अरे सुनो ना, पेपर में आपको ये थोड़ी ना बनाने, अगर आपको ये पता है डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे ना, बट मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। और बनाए, चलो एक ये हो गया, ये हो गया। अब कॉपर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे +1 ले लो, प्लेटिनम वाला जो लोगे उस पे पूरे पे -1। अब देखो किस तरीके से +1 आ सकता है कॉपर पे। मैम 3 क्लोरीन ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं। ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा, तो एक अमोनिया ले लेते हैं फिर। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो प्लेटिनम में कितने अमोनिया आ जाएंगे फिर? 3 आ जाएंगे, और एक Cl आ जाएगा। चेक करो क्या प्लेटिनम पे 2 आ रही है? प्लेटिनम यस हाँ, मैम ये आपने दूसरा वाला जो बनाया ना, PTNHCN-1, तो यहाँ पे 2 कैसे आया? अच्छा नहीं हाँ, मैम ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। इसमें चेक करो आ रहा है क्या, कॉपर की X -3 1, तो यहाँ पे भी तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत बनाया तुम लोगों ने तो फिर। यस मैम
समझे? ये गलत बनाया फिर तुम लोगों ने, तभी तो वो वाला गलत आ रहा है। तो बताओ क्या डालूं फिर, कितने Cl डालूं? 2 मैम। 2 क्लोरीन 2 अमोनिया। एक नहीं डालना चाहिए मेरा बेटा, मैम मैम एक डलेगा ये। एक मैम डालेंगे। लेकिन पहले तभी तो -1 है ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अमोनिया कितने डालू? 3 डाल देती हूँ। तो 3। प्लेटिनम यहाँ पे अमोनिया फिर 1 बचेगा क्योंकि टोटल 4 है ना। और यहाँ पे Yes. Cl कितने डालू? फिर 3। अब देखो अब आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। बस इस तरीके से करने हैं। ठीक है। अब आप कहोगे मैम पेपर में तो हमारा टाइम खा जाएगा, तो पेपर में किसने कहा आपको ये करना? पेपर में तो आप ट्रिक से करोगे ना, समझे? अब बनाओ, एक और बनाओ, और क्या बन सकता है? ये भी हो गया, अब तो बन जाएगा। अब एक कॉपर वाला लोगे तो उस पे -1 लगाओ, और एक प्लेटिनम वाला लोगे उस पे -1 लगाओ। समझना पड़ेगा फिर, आप लोग अगर गिव अप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझो चीजों को क्या करवा रही है। तो अब कितने कॉपर के आगे क्या लगाऊं, कितने लगाऊं भाई कि कॉपर +2 में आ जाए? मेरे को दिख रहा है -1 + 3 होता है 2, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगाऊंगी। यस मैम। यस मैम। और मैम उधर में 3 अमोनिया 1 क्लोरीन। और कितने? यहाँ पे 3 +1 अमोनिया हाँ 8 क्लोरीन। और 1 क्लोरीन। 1 क्लोरीन। ठीक है, आ रहा है ना? लेकिन लिखते टाइम क्या करोगे तुम? प्लस वाले को आगे लिख लेना। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया। पेपर में कोई तुमसे ये बनवा के नहीं देखेगा। अब देखो 4 बन गए। तो अपने को क्या करना है ना, सबसे पहले देखो अपने को यही काम करना, आपको ये चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आपको पता है जनरली वही वाले कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे जो आप अभी पढ़ के आए हो। प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि पक्का प्लेटिनम +2 में ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक +2 होगा, एक -2 होगा। अब उससे नीचे आओ, +2 से नीचे क्या होगा? +1। तो यानी कि +2 -2 है। दूसरी पॉसिबिलिटी +1 -1 हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी -2 +2, और एक पॉसिबिलिटी -1 +1। तो ये बन गए 4। अगर मान लो किसी का +3 और -3 होता तो आप क्या करते? एक का मैम फिर -3 और +3, फिर मैम -2 +2, एक का +2 -2, फिर एक का +1 -1, एक का -1 +1, खत्म। 0 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे करना। आप ये क्लियर हो रहा है थोड़ा? यस यस मैम। तो मैंने आपको एक Yes, ma'am. क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया है, दिखा देती हूँ मैं आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है, ड्रॉ करना है इसके। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे +3 ये -3 होगा। अब करके देखना कितने बनेंगे। ठीक है, चलो ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे बच्चे मेरे को। अच्छे से पढ़ो क्या बोल रहा है ये। जिसने मेरी क्लास को सुना है वो कर लेगा आराम से। M is your metal. वेरी गुड मोनिका, अक्षरा, सिद्रा, पूर्वा, जानवी, तमनप्रीत, वेरी गुड, वेरी गुड रानी, शाबाश। वेरी गुड अनुशिका, वेरी गुड अंकिता, शाबाश। ओम हैंड रेस कर बेटा। अपेक्षा आप लेट आई हो। यस मैम। ठीक है, ओके। अंकिता आप बताओ मुझे। मैम डी। कौन सा ऑप्शन बोलो, कौन सा है? मैम डी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैम डी दूसरा। हाँ दूसरा। सेकंड फोर्थ बोलो ना, मेरे को एक ही सुनाई देता है भाई। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या सभी यही बोलोगे क्या? यस आयनाइजेशन। मैम। ठीक है, अभी बताया जस्ट मैंने, है ना? यहाँ पे देखो ना, वो कह रहा है कि एक तुम्हारा मॉलिक्यूलर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से है, मतलब जिसमें 5 अमोनिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने नहीं बताया, कॉम्प्लेक्स बता देगा तो तुम बता ही दोगे।
और एक Cl और एक सल्फेट है, इस तरीके से बता दिया। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये है। फिर वो कह रहे हैं कि इसके 2 आइसोमर बनेंगे A और B, ठीक है। वो कह रहा है कि जो A वाला है वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 के साथ, मतलब पक्का वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है तो AgCl मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जो काउंटर आयन होगा वो Cl नेगेटिव होगा। और वो कह रहा है कि B हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि पक्का वो बेरियम सल्फेट के दे रहा होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि सल्फेट भी है ना इसमें। तो यानी कि काउंटर आयन क्या रहा होगा, सल्फेट रहा होगा। यानी कि जब आप पानी में डाल रहे हो तो एक बार आपको मिल रहा होगा क्लोराइड आयन, एक बार मिल रहा होगा सल्फेट आयन, मतलब जो 2 आइसोमर है उनमें आपस में रिश्ता कैसा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का रिश्ता है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो शाबाश, करो करो। आता है तुम लोगों को? पता है तुम लोगों को आता है? एक तुम्हारा ना ट्रांस इफेक्ट रह गया, मुझे बताना। इन छोटे छोटे टॉपिक को मेरे को लास्ट क्लास में बताऊंगी। ट्रांस इफेक्ट रह गया, LMCT रह गया, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं लास्ट क्लास में करा दूंगी। मेरे को याद दिला देना, ठीक है? कोई भी बच्चा याद दिला देना। ओके शाबाश, करो 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 करो। कॉम्प्लेक्स देख के मत घबराओ, सिंपल देखो क्या पूछा है। और यही आते हैं नीट में बेटा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया तो आपके कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 50 है ना, तो 35 तो इजी ही आएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन इजी ही आएंगे, 15 डिफिकल्ट होंगे अगर उनको डिफिकल्ट पेपर सेट करना है, ठीक है। तो 35 तो पक्का इजी रहने वाले हैं उसमें से, और जो 15 डिफिकल्ट होंगे उसके लिए मैं तुम लोगों को तैयार करवा दूंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। तो यानी कि इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए आप लोगों को। शाबाश, वेरी गुड, करो करो। अरे देव, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अक्षरा मेरे को बताएगी, अक्षरा। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। अगर इसमें देखो, इसमें सल्फर से अटैच है पैलेडियम, और इसमें किससे है, नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। ये करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखूंगी इसमें कितने बच्चे फंस जाते हैं। रानी हो गया ये? यस मैम। बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। रानी बताओ फिर। रानी तुम्हारा हो गया, बताओ। वेरी गुड तमन, जानवी। मोनिका आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए सही है? गलत है। फिर यहाँ पे पूछा है करेक्ट। सॉरी मैंने गलत। मैम तो ऑप्शन सी होगा फिर, अगर करेक्ट पूछा तो। वेरी गुड वेरी गुड, सी ही होगा। देखो सी ही है सबका। यस मैम। मेरे को लग रहा था अटकोगे तुम तो, भाई बड़े समझदार हो फिर तो। देखो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखो अपना आंसर तो सी है, बट अपने को ये भी पता होना चाहिए व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, है ना। तो वो भी, और क्या पता जो मैं इनकरेक्ट वाला आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वही पेपर में आ जाए, समझ रहे हो ना।
जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो वो कह रहे क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या? नहीं, बिकॉज इसलिए मैंने बताया था तुम्हें नाइट्रेट नहीं होता है एम्बिडेंटेट। क्लियर है? यस मैम। और ना ही ईएन होता है। ईएन तो वैसे भी बाइडेंटेट है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट होते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? एक बात बताओ, अगर तुम ये मान लो ये कर भी देते हो, सपोज ये कर देते हो, तो तुमने आयंस का एक्सचेंज तो करा दिया, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर बदल दिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, क्योंकि 4 अमोनिया है। मैंने याद करो बताया था कि जो CO3 2 नेगेटिव है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, वो जरूरत पड़ने पे वो रंग बदलता है। वो या तो अगर मान लो 4 अमोनिया है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 होना चाहिए, तो अगर 4 अमोनिया तो पक्का 2 ऑक्सीजन से अटैच हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये एज अ बाइडेंटेट बिहेव करेगा इस कॉम्प्लेक्स में। समझ रहे हो मेरे बात? अगर हमें 5 अमोनिया होता ना तो तुम आराम से एक्सचेंज करा देते। अब तुमने कार्बोनेट को तो बाहर पहुंचा दिया, ब्रोमीन को तुम अंदर ले आए, तो इससे तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर ही बदल दिया। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बदल दिया तो भैया आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई? फिर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दिया तुमने, तो ये नहीं हो सकता। डी क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे कैटायनिक और अनायनिक पार्ट नहीं है, तो ये गया। इसको तुम बना दो जैसा तुम्हारा मन करे, है ना? यस ठीक है, ये बना दिया मैंने, तो ये कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से करें। क्लियर है? चलो बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अब आते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इतना ही था, 4 ही आपको पढ़ने थे, आयनाइजेशन और कौन सा, हाइड्रेट, और आपको लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, ये 4 आपको करने हैं। एनसीईआरटी में से पढ़ोगे। आई होप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो, नहीं करा तो कर सकते हो, मतलब कर देना चाहिए। ठीक है, अब आपको चीजें बहुत समझ में आने लगेंगी, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, आप ये लगा लो, अगर मैं 8 असाइनमेंट दे रही हूँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं ट्राई करूँ 20-20 क्वेश्चन हर असाइनमेंट में दूं, तो 160 क्वेश्चन तो सिर्फ मैंने असाइनमेंट में ही दे दिए। ठीक है, और क्लास में अपन अलग तो करते हैं, तो आप समझ रहे हो अपन ने 200 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं फिलहाल इस चैप्टर के। अगर मैं बात करूं पूरे चैप्टर के मिला के इतने कर लिए होंगे अपन। ठीक है, तो मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दे रहे हो, आप नोट्स रिवाइज कर दे रहे हो, तो आराम से एनसीईआरटी में अब जो जो चीजें लिखी हुई हैं आपको समझ में आएंगी। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक की अगर किसी ने एनसीईआरटी 3 बार से कम पढ़ी ना, चाटे लग जाएंगे उसको। आपके पास पूरा टाइम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी पढ़ लो 3 बार, इनऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ। अभी आप एक बार पढ़ लो, दूसरी बार आप तब पढ़ लेना जब बीच में फ्री होगे, एक तीसरी बार जब क्रैश कोर्स में जाओगे तब पढ़ लेना। ठीक है, तो मतलब 3 बार इनऑर्गेनिक की रीडिंग लेनी है और क्वेश्चंस भी लगाने हैं। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी करनी है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, टेक्स्ट के करने हैं, बोर्ड्स के लिए तो करोगे ना? यस तो बस Yes, तभी ma'am. कर लेना। Yes, ma'am. नहीं कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए करोगे तब कर लेना। समझ रहे हो? तो अभी तक मैं अगर आप लोगों को मेरे प्रीवियस बैच का मतलब एक्सपीरियंस बताऊं, तो वैसे नहीं करते थे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जब उनके पेपर आने वाले होते थे ना, बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स, वो तब करते थे, तो उनका एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो वहीं प्रिपेयर हो गए। हाँ बेटा, तो महेश यही वाले कर ले। ठीक है, चलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें जो अरेंजमेंट होगी, लिगेंड्स की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी 3D में। मतलब आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, लिगेंड्स की अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी अराउंड द मेटल कैटायन और मेटल एटम। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सेम आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब तो सेम होगा जो ऑर्गेनिक में होगा, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। ठीक है मेरा बेटा? देखो, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आपने पढ़ा होगा, उसमें ऑर्गेनिक में 2 टाइप के होते हैं। कौन से? सिस और ट्रांस। सिस आइसोमर पढ़ा है? यस Yes, ma'am. क्या समनप्रीत? Yes, ma'am. पढ़ा है। अच्छा, ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस आइसोमेरिज्म क्या होता है?
मान लो सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मैं कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का नहीं बता रही हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए और बी होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। ए और बी शुड बी डिफरेंट। बेशक दोनों कार्बन पे सेम ए हो चलेगा, बट एक कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में देखो दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, सिस में दो सेम ग्रुप सेम साइड पे रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिस ट्रांस। ये आपका सिस होता है और ये आपका क्या होता है, ट्रांस होता है। तो देख रहे हो आप, देख रहे हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों लिगेंड्स की अरेंजमेंट कैसे है, दोनों सेम साइड पे है, यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड पे 180 डिग्री पे है। तो देख रहे हो एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई है। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, सिस और ट्रांस। अगर सेम साइड पे है सिस, डिफरेंट साइड पे है ट्रांस। क्लियर है ये वाली बात? देखो यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद बात आती है ऑप्टिकल। पहले मैं आपको बता रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ इनका, फिर हम आइसोमेरिज्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सवाल आते हैं। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। क्या तुमने अपने 11th क्लास में कभी ये चीजें पढ़ी हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कायरल, ए कायरल पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा तो बड़ी गंदी बात है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। मेरे लिए तो मुश्किलें खड़ी करोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वहां पे हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है मेरा बेटा, अगर आपका ध्यान से सुनना, कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, जिसमें वो वाले कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर तुम एक बात बताओ, अगर आप अपना राइट हैंड मिरर में देखोगे तो वो आपको लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इधर देखो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समझाने का, ठीक है। और अगर आप इसको इस पे सुपर इम्पोज कराओगे तो नहीं होगा, देखो थंब अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल। और आपस में ये क्या होते हैं, मेरे जो हैंड्स हैं वो क्या है, आपस में कायरल है। क्या है, कायरल है। कायरल क्या होते हैं अब, कायरल और ए कायरल। अगर मेरा बेटा, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पे चारों ग्रुप कार्बन पे अलग अलग भी डिफरेंट। ये मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी समझाऊंगी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद ऑर्गेनिक का। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ए कायरल और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो 200% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सब हम ऑर्गेनिक में पढ़ें। बट अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो आंख बंद करके तुम बोल सकते हो कि वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब जो उसकी इमेज बनेगी, मिरर इमेज, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, ठीक है। ए कायरल क्या होते हैं कंपाउंड्स, ये होते हैं हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्लियर है? यस मैम। हालांकि डिटेल में आप इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए, मतलब इतना आइडिया रख लो कि आपसे कोऑर्डिनेशन तो निपट जाए। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट में देखेंगे डिटेल में चीजें, ठीक है। अच्छा, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसमें क्या होगा मेरा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो बेसिकली अब जो मैं आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेशन में, जो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराएंगे उसमें हम यही देखेंगे कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। क्लियर है? यस मैम। ये तो हो गया जो हम पेन पेपर पे देखकर, हमें क्वेश्चन को देखकर हम बताते हैं। लैब में कैसे पता करते हैं हम, देखो लैब में तुम्हारे अभी तो 12th में तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट जब अगर आप लोग मास्टर्स में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, इवन ग्रेजुएशन में भी नहीं है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है,
ठीक है। वहां पे क्या होता है, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट करके, पोलैरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपरेटस होता है, कभी पता नहीं किसी ने सुना है नहीं, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसमें प्रिज्म लगे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें एक सैंपल ट्यूब होती है। अब इस सैंपल ट्यूब में क्या लेते हैं ना, हम इस सैंपल में हम लेते हैं, ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव। अगर बेटा आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत बड़ा, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, वहां पूरा अपरेटस आपको दिखेगा, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, एक अंदर एक रोटेटर सा बना होता है, मतलब ये काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा ऑर्गेनिक में घुस गई बेटा, ठीक है। ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है जो हर डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, आपने सैंपल रखा हुआ, तो जैसे ये प्रिज्म से पास हो गया, एक निकोल प्रिज्म होता है, तो ये पोलराइज जो ये लाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, जिसको आप प्लेन पोलराइज लाइट को, जिसको आप बोलते हो पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। जब आप इसको पास कराते हैं आगे, जब ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो अगर आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज घूमता है तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। आप इसके लिए स्मॉल प्लस लगाते हो या माइनस लगाते हो, ये सुना होगा, थोड़ी थोड़ी बातें, नहीं सुनी तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली लैब में हम इस तरीके से पता लगाते हैं, अगर हमारी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब हमारा वो जो सब्सटेंस लिया दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई रोटेशन नहीं होती है वहां पे, तो हम बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमने नहीं लिया है। अब ये तो बात होगी लैब की, अब हमें लैब में तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसी और भी सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, बट नीट की अगर मैं बात करूं तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री से काम चल जाता है। ये सारी चीजें मैं दोबारा से आपको कहाँ पढ़ाने वाली हूँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ये पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, वहां पे मैं सारा वो उसकी पूरी वो लगाऊंगी, इमेज लगा के आऊंगी, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चीजें, ठीक है। यानी कि आपको अभी सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और जो उसकी इमेज बनेगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, जैसे कि हमारे हाथ, ठीक है मेरा बेटा। यस बेटा। मैम जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री जब एब्सेंट होगी तो उस केस में जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, जैसे कि हमारे हाथ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, ओके। यस यस। अब देखो, वैसे तो मैं कल कराऊंगी, बट एक बार फिर भी देख लो, कल मतलब मंडे को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आप एक बार बताओ, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस मैं पढ़ा के आई हूँ तुम्हें, स्फीयर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, क्योंकि ये शुरू होते ही खत्म है, इस पे हमारे मगजमारी करने की नहीं है। क्यों नहीं मगजमारी करनी, देखो कुछ है ही नहीं इसमें। अगर मैं बात करूं, लेट से ये मेटल है, ये लिगेंड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके मेटल के अराउंड चारों लिगेंड सेम हुए, तो आप बोल दोगे कि मैम ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, बिकॉज चारों लिगेंड शुड बी डिफरेंट। अगर ऑप्टिकली मतलब अगर आप चाहते हो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, इसलिए अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं कर रही। तो तुम मुझे बस ये बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिसो ट्रांस और सिसो ट्रांस के अलग अलग पोजीशन है,
ठीक है, सिस में सेम साइड पे है सेम लिगेंड और उसमें क्या है डिफरेंट साइड पे है। अगर तुम इसमें लिगेंड चेंज भी कर लो लेकिन एंगल तो सेम ही रहेगा ना 109 का। यस तो ये तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम टेट्राहेड्रल में पढ़ते ही नहीं है। तो ये तो शुरू होते ही खत्म, ठीक है। तो वी विल नॉट डिस्कस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, खत्म, इसका काम ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बाकी कब करवाऊंगी आपको मंडे की क्लासेस में। थोड़ा सा देख लो, अगर मैं बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, 4 लिगेंड होंगे। यस यस यहाँ पे तुम देख सकते हो सिस ट्रांस। अगर मान लो कोई 2 सेम लिगेंड अगर सेम साइड पे है तो आप बोलोगे मैम सिस है, अगर 2 डिफरेंट साइड पे तो आप बोलोगे ट्रांस है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में हम जीआई पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या प्लेन में है, और जब कोई चीज प्लेन में है तो जब आप प्लेन पास करोगे तो वो हो जाएगा आराम से, वहां पे प्लेनो सिमेट्री होगी। तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात, ठीक है जी। तो इतना आपसे समझना था। मेन अपन ने आज क्या किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और ये, और थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सिस ट्रांस का फिलहाल इन टॉपिक्स के लिए। ऑर्गेनिक में तो तुम डिटेल में जाओगे, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मैं बोल रही थी, लाइक ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल, ए कायरल, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये आपका होमवर्क है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए और एक और शायद दिया था स्लाइड में, 8 क्वेश्चन आज ये करने हैं, 6 असाइनमेंट अपने निपटा लो और फिर हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, कंटिन्यू विद आइसोमेरिज्म, यहाँ पे लिख लो। नॉन सुपर इम्पॉसिबल वो होंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे तुम्हारा हाथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, ठीक है। अगर आप मिरर इमेज बना रहे हो किसी की भी तो वो क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। जैसे कि मान लो बना देती हूँ मैं, लेट से तुम्हारे पास ये है, अभी मैं यूं ही बना रही हूँ, यूं ही इन द सेंस कि हो सकता है आपको ये थोड़ा सा वो लगे कॉम्प्लेक्स देखने में, ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज बनाना है, जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड दिखता है मिरर में, पता होगा ये वाली चीज आप लोगों को। तो ये अगर में चला जाएगा, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ दिख जाएगा और ये वाले यहाँ पे चिपक जाएंगे, देख रहे हो। अगर जब आप इनको सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं हो पाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कोई नहीं, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, है ना, पूरा 1.5-2 घंटा स्पेंड करेंगे इस टॉपिक पे, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही करो जितना मैंने पढ़ाया है, बाकी का हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। यस